In the name of Allah, the most beneficent and merciful, my dear students, Assalamu alaikum. After the discussion of Rutherford experiment and conclusion, today we are going to discuss Rutherford postulates and defects in Rutherford atomic model. कल की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, थोड़ा सा इसको कहते हैं क्विक रिव्यू हम करेंगे। वो ये है कि रदरफोर्ड साहब ने एक लेड बॉक्स लिया था, उस लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट पोलोनियम रखा था, यहाँ पे एक शीट, एक गोल्ड की एक शीट और उसके पीछे एक स्क्रीन उन्होंने लगाई है ना, और यहाँ से रेडिएशन निकल के यहाँ पे गोल्ड फाइल से पास होते हुए आगे स्ट्राइक हो रहे थे। कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, कुछ 8000 में से कोई एक वापस बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे। ये कल एक्सपेरिमेंट था और कुछ बातें कल जो है ना रदरफोर्ड के कंक्लूजन के हवाले से हमने की, और उसी कंक्लूजन को लेते हुए उसने अपना एक पोस्टुलेट्स दे दिया। हर कही हुई बात पोस्टुलेट्स नहीं होती, हर कही हुई बात हाइपोथेसिस नहीं। वो बात जिसमें ऑथेंटिफिकेशन हो, जिसमें सच्चाई ज्यादा हो, वो जाके आपके पास क्या हो जाती है, पोस्टुलेट बन जाती है। मैं भी कुछ बोलूं आप लोगों के सामने कि उसको पोस्टुलेट्स बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते। इसी बात जिसमें हकीकत हो और जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट उसको गलत साबित नहीं कर सके, तब जाके वो एक पोस्टुलेट बन जाते हैं। लेकिन फिर कुछ खामियां इनके अंदर, इनके एक्सपेरिमेंट में, इनके कंक्लूजन, इनके पोस्टुलेट्स के अंदर निकली, जिसको खत्म करने के लिए और साइंटिस्ट आए। और वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इनके जो खामियां हैं इनके अंदर, इनके पोस्टुलेट्स में, वो इंशाल्लाह हमारी दूसरी क्लास में हम उस पर बहस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो कंक्लूजन उसने कल निकाला था, कल की क्लास में जिस हवाले से हमने बात की थी, उसको लेके उसने कुछ पोस्टुलेट्स दे दिए। उसमें से पहला ये है कि एक एटम, अब एटम के बारे में ये अपना थ्योरी पेश कर रहा है, अपना नजरिया पेश कर रहा है कि कहा उन्होंने एक एटम से क्या मुराद है आपके पास? एटम से मुराद मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि हमारे पास जो एटम है ना, एक एटम को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो सर्कल बना के करते हैं। सर्कल के सेंटर में हम कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल रखते हैं। पॉजिटिव वाले को प्रोटॉन कहते हैं, जिसपे कोई चार्ज ना हो उसको न्यूट्रॉन कहते हैं। और हम ये भी कंसीडर करते हैं इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे होते हैं। ये एटम से रिलेटेड। और पुराने जमाने में कहा जाता था एटम को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आजकल उन्होंने बोला नहीं, एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो उन्होंने बोला एक एटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उनका कहना था एक एटम एक छोटे से न्यूक्लियस को मजीद में छोटा कर रहा हूं। एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं, और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोटॉन है और ये हमारे पास न्यूट्रॉन। पहली बात, पहला कंक्लूड, पहला उनका जो है ना पोस्टुलेट्स, समझ में आया पहला वाला? दूसरा देखिए, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द बहुत ज्यादा एक खाली स्पेस जो इसके गिर्द लपटा हुआ है, और उसको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर वाला न्यूक्लियस है, बाकी ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाएगा। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको इसके बाहर मिलेंगे। उसके इस न्यूक्लियस के गिर्द जो खाली जगह हैं वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे।
इसका कहना ये था। दूसरी बात उसने ये कही, लेकिन नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, जहां पे कोई चीज ज्यादा पाए जाते हैं। हमारे साथ भी कभी कभार होता है कि हमारी कोई चीज गुम हो जाती है, तो हम बोलते हैं यार उस जगह पे आप गए थे, वहां जाके चेक करो। तो इसका मतलब ये है वहां पे मिलने के चांस ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन एटम में कहा मिलेंगे आपको, न्यूक्लियस से बाहर। तो यही बात उन्होंने कुछ इस तरह कही, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन a circular path with high speed। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एटम, बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद है ना, बार बार रिपीट करना दिया। ये एटम, एटम के सेंटर में छोटा सा पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये बात समझाने जा रहा हूं। हमने बोला न्यूक्लियस से बाहर खाली जगह है, उनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो है ना आपको यही मिलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन एक मखसूस रास्ते में मूव हो रहे होते हैं। एक मखसूस रास्ते में क्या हो रहे होते हैं, सर्कुलर पाथ में क्या हो रहे होते हैं, रिवॉल्व हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। क्या ना, किस चीज का नाम देते हैं, ऑर्बिट। इसका दूसरा नाम क्या है, शेल। याद है क्या चीज, तीसरा नाम क्या है, एनर्जी लेवल। बच्चे काबिल होते जा रहे हैं, है ना, एनर्जी लेवल, लेवल बच्चे आहिस्ता आहिस्ता काबिल होंगे, ऐसे डायरेक्ट कोई भी नहीं होता, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बार बार आपको चीजें समझाते हैं ना, फिर समझ में आता है। तो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व हो रहे होते हैं इन सर्कुलर पाथ। किस रास्ते में, एक सर्कल में, सर्कुलर पाथ में विद हाई स्पीड, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार के साथ, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और ये बात हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किए थे उसमें, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर, इसके अंदर अगर एटम को ले लें, एक एटम को ले लें, तो ये बात तय है, ये बात याद रखो, इसके न्यूक्लियस में अगर 2 प्रोटॉन होंगे तो इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही होंगे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि चार्जेस अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट करें। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हो तो उसके बाहर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बताएं आप, कितने होने चाहिए। अगर 3 हो, 3 ही होने चाहिए ना, याद रखो, ये याद रखो, इसके शेल में कितने होने चाहिए। और याद रखो फर्स्ट शेल में हमेशा 2 होते हैं, जो तीसरा है वो सेकंड शेल में होगा। पहले शेल में हमेशा 2 ही आएंगे, 2 की जगह है, ठीक है। अगर हमारे पास 4 हो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, तो आप बताएं इसके बाहर के शेल में कितने होंगे, 4 ही होंगे। फर्स्ट शेल में 2 होंगे, बाकी 2 किसमें होंगे, सेकंड शेल में। तो यहां से ये बात, ये नतीजा निकला कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन कहां मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद होंगे, न्यूक्लियस से। तो अब जब इनके नंबर इक्वल हो, और दूसरी अहम बात, प्रोटॉन में हमेशा कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उसके हमेशा कौन से चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव के इफेक्ट को हमेशा अगर इक्वल होंगे कैंसिल आउट करते हैं और आप न्यूट्रल हो जाते हैं। इसी वजह से कहा एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। पोस्टुलेट्स में आखिरी बात, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ इट्स ओरिजिनल एटम। कल भी मैंने ये शायद आपको बात रिकॉर्डेड है हमारी कल की बात, ठीक है। कल भी मैंने बताया था, अगर कोई मुझे बता सके एक एटम है उसका न्यूक्लियस खुद एटम की निस्बत कितना छोटा है, बिल्कुल। फुटबॉल ग्राउंड ले लें और एक फुटबॉल ले लें, तो इसका जो न्यूक्लियस है सेंटर वाला पार्ट इतना छोटा है कि एक फुटबॉल के बराबर
और एटम अगर देखें इतना बड़ा है कि पूरे फुटबॉल ग्राउंड के बराबर, लेकिन हमें तो अपनी आंख से भी नजर नहीं आता, इवन आम माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता। एटम किससे नजर आते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इस एटम को ऑब्जर्व करने के लिए। बात क्लियर है? अब आप यूं ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे एक एटम अपने न्यूक्लियस के निस्बत अपने न्यूक्लियस के को कंपेयर करें न्यूक्लियस से, तो कितना बड़ा है? बिल्कुल उस फुटबॉल ग्राउंड की तरह कि जिसमें एक फुटबॉल कहां रखे हुए हो? सेंटर में रखे। क्लियर है बात? तो आखिरी बात यही इसी चीज को वजाहत करते हैं कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो साइज है, सेंटर वाला जो पोर्शन है उसका जो साइज है इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ओरिजिनल एटम, उसके ओरिजिनल एटम से बहुत ही छोटा है। क्लियर है यहां तक बात? तो ये उसने अपने पोस्टुलेट्स दे दिए, इसकी बातें रिटन फॉर्म में ये जो है ना साइंटिस्ट के सामने आ गई। अब साइंटिस्ट खामोश नहीं बैठने वाले, उन्होंने तहकीकात करने स्टार्ट। वाकई में ऐसी बातें हैं जो इसने कही है, उन्होंने उसके जो इसने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके मजीद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उनकी कुछ बातें गलत साबित हो गई। वो कौन सी बातें हैं जो गलत साबित हो गई, वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किसके अंदर? डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, इन्होंने अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन मसला ये था इनके मुताबिक एटम का कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए, एटम बर्बाद होना चाहिए। अगर इनके मुताबिक हम चले ना, एटम क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए, कोई एटम का एग्जिस्टेंस नहीं है अगर हम इनकी बातों को फॉलो करें। ताज्जुब नहीं हो रहा है आप लोगों को? आप लोग परेशान नहीं होंगे क्यों? कौन सी बात हो गई जिसने एटम के बारे में थ्योरी पेश किया, उनके कहने पे नहीं चलेंगे तो एटम खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसी बात है। उन्होंने अपने हिसाब से अच्छी कोशिश की, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए, बाकी साइंटिस्ट ने किए। तो उन्होंने रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम स्टेबल होता है, लेकिन उन्होंने ये बात वाजिब नहीं की। कैसे? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली। इनके कहने के मुताबिक ये था कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व हो रहा है, उसने बोला था रिवॉल्व हो रहा है, तो ये रिवॉल्व होते होते साथ साथ में एनर्जी भी साथ में इमिट करती है। एक मोटर बाइक ले ले, एक चौकी के गिर्द आप घुमाने स्टार्ट करें उसको, ज्यादा से ज्यादा ये 50 मिनट जो है ना आपके पास वो चलेंगे, उसके बाद पेट्रोल खत्म होके बैठ जाएंगे, है ना? अगर आप 100 रुपीज की पेट्रोल डाल के उसको घुमाना स्टार्ट करें, खत्म हो गई एनर्जी, ये खत्म होता। बिल्कुल इसी तरह रदरफोर्ड ने बोला था कि ये जो अभी हमने बात की थी ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं इनके पोस्टुलेट्स में, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं, रिवॉल्व हो रहे होते हैं, तो उस वक्त ये एनर्जी भी इमिट कर रहा होता है। जब एनर्जी इमिट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि होगा क्या, एक वक्त ऐसा आएगा एनर्जी इमिट करते करते ये न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे, इतना करीब हो जाएंगे, इतना करीब हो जाएंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा न्यूक्लियस के अंदर इन प्रोटॉन से टकरा के एटम का वजूद ही खत्म हो जाएगा, एटम बर्बाद हो जाएंगे। इनके कहने के मुताबिक बात मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? देखो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एनर्जी इमिट करता है, तो दूसरे साइंटिस्ट ने बोला अगर आपकी बात अगर हम सच माने, अगर ऐसी ही बात है तो इसको एटम को तो खत्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट कर रहा है आपके कहने के मुताबिक। ये बात, ये एतराज आया, इसी को कहते हैं डिफेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए इसके डिफेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स याद रखिए 2025 ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? उस वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? पहली बात समझ में आ गई? इनका कहना था रदरफोर्ड का कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए एनर्जी इमिट करता है, तो दूसरे साइंटिस्ट ने बोला अगर ऐसी बात है तो एनर्जी इमिट करते करते न्यूक्लियस तक पहुंचना चाहिए और एटम तबाह होना चाहिए। जो जितने भी ब्लास्टिंग वगैरह होते हैं ना, वो दरअसल न्यूक्लियर बम बोलते हैं ना, वो इसी वजह से होता है। इसके न्यूक्लियस को के साथ अगर आप छेड़खानी करेंगे ना, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के साथ आप छेड़खानी करेंगे, धमाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके न्यूक्लियस स्टेबल है, वो स्टेबल ही रहने। अगर इसमें से कोई सा भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह आगे पीछे हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? एटम हट जाएंगे। क्लियर है बात? तो ये लोगों के समझ में नहीं आए इनकी ये बात, और वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये दो बातें समझ में आ गई। अब यही बात, इसी बात की प्रूफ है, इसी बात की क्या है? प्रूफ है।
अच्छा, दूसरा इनके अंदर जो डिफेक्ट था वो ये है, if the revolving electron continuous, अच्छा ये देखो, ये दोबारा रिपीट करता हूँ, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स while revolving around the nucleus, while revolving around the nucleus का मतलब ये है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हुए emits एनर्जी कंटिन्यूअसली करता है, अगर एनर्जी कंटिन्यूअसली emits करता है ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस एनर्जी की लॉस होने की वजह से इट मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इसको कहाँ गिरना चाहिए, न्यूक्लियस में, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुड बी डिस्ट्रॉय, और एटम का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म होना चाहिए, डिस्ट्रॉय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एटम तो हमें लगा, एटम तो वजूद था एटम का बाकायदा, ये बात परेशानी वाली। दूसरा, इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एमिट्स एनर्जी, अगर रिवॉल्व करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता है, देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट इन कंट्रास्ट लाइट स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व। ये बात सुनिए, अगर ये कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता है और आप इसका स्पेक्ट्रम देखें, स्पेक्ट्रम से मुराद ये है, स्पेक्ट्रम से मुराद ये कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता है तो वो लाइट की सूरत में एनर्जी एमिट करते हैं, लाइट की सूरत में, उसको आप प्रिज्म से पास करेंगे। प्रिज्म एक शीशे का बना हुआ होता है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है, कल आके दिखाऊंगा। उस प्रिज्म से आप इसको पास करें ना, इस प्रिज्म से आप इन लाइटों को पास करें तो लाइट डिफरेंट कलर्स के अंदर टूट जाते हैं, तकरीबन 7 कलर्स के अंदर वो टूट जाते हैं। व्हाइट लाइट कितने कलर्स के अंदर, 7। विबग्योर के नाम से आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, जरा चेक करो, एरिया आ रही है वाला साइड, थोड़ा सा इस साइड पे कर दो, आ रहे ना, ये 7 कलर्स के अंदर टूट जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन कलर्स के अंदर ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इस 7 कलर के इस बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अब एटम से निकलने वाले इस एनर्जी को जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्पेक्ट्रम बनेगा। अब स्पेक्ट्रम के 2 टाइप्स होते हैं, एक कहलाता है आपके पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा कहलाता है आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम। एक क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। अगर आपके पास ये जो 7 कलर, अभी तो मेरे पास सिर्फ एक मार्कर है, डिफरेंट कलर के मार्कर होते हैं तो मैं आपको दिखाता। 7 कलर, ये एक कलर कंसीडर करें, ये वायलेट है, ये आपके पास क्या है, इंडिगो है, ये आपके पास क्या है, ब्लू है, ये आपके पास ग्रीन है। मतलब आपको नजर आए कि वक्फा है बीच में, पहले एक कलर है फिर व्हाइट, फिर एक कलर है फिर व्हाइट, फिर एक कलर है फिर व्हाइट, फिर एक कलर है, बीच में सेपरेशन है, हर एक कलर के बीच में फासला है, तो वो स्पेक्ट्रम तो है, इस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे आप लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन वक्फा ना हो, वायलेट के बाद सोना आपके पास इंडिगो इस तरह बिल्कुल मिले हुए हो आपस में, फिर ब्लू मिले हुए हो, ठीक है, फिर आपके पास रेड ग्रीन सब मिले मिक्स हुआ हो, आप डिफरेंट नहीं कर पाए कि कहां से रेड स्टार्ट हो रहे हैं तो कहां से ब्लू, कहां से ग्रीन, मिक्स हो आपस में इस तरह बिल्कुल, तो उस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है क्या, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब बात सुनने की, रदरफोर्ड के मुताबिक, रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए एनर्जी एमिट करते हैं, अगर उसका स्पेक्ट्रम बनाया जाए तो स्पेक्ट्रम निकलेगा कंटिन्यूअस। रदरफोर्ड के मुताबिक हम एटम का स्पेक्ट्रम देखें तो स्पेक्ट्रम कौन सा निकलता है भाई, कंटिन्यूअस। लेकिन एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो कंटिन्यूअस की जगह पे क्या मिल रहे थे, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहे थे। रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, भाई लाइन स्पेक्ट्रम मेरे कहने के मुताबिक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए था, यूं मिले हुए होने चाहिए थे कलर, प्रिज्म से गुजारने के बाद वो जो एनर्जी निकल रही है एटम से, वो प्रिज्म से गुजारने के बाद जो कलर से जो बैंड आ जाते हैं 7 कलर्स के, वो मिला हुआ होना चाहिए आपस में। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या नजर आ रहा था, एक्सपेरिमेंटली लाइन स्पेक्ट्रम नजर आ रहे थे कंटिन्यूअस की जगह पे। ये बात भी वो साबित नहीं कर पाए, उसका आंसर इनके पास, रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो ये है आपके पास रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर खामियां, और पेपर पढ़ना भी सही है निहायत अहम। इन खामियों को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आ रहे हैं हमारे कल की क्लास में, उसका नाम है नील बोहर, और नील बोहर ने क्या कुछ जो है ना इसको रिमूव कैसे किया, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा।